अभी 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये 1000 हर्ट्ज़ की। तो इसको मैं लेके जाऊंगा 20 या 30,000 पे कि ये जो ऑन टाइम है ना इसका, ये वाला, ये ऑन टाइम इसका ड्यूटी साइकिल होता है। जैसे जैसे ज़्यादा कर रहे हैं ये इसका ऑन टाइम आपको ऑसिलोस्कोप पे नज़र आ रहा है, ये बढ़ रहा है। जो वीसीसी है ये मैंने पहले भी आपको बताया है, इस आईसी को सप्लाई देने के लिए इसको स्नबर सर्किट का नाम दिया जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का एडजस्टेबल ज़ीनर डायोड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में है। इसके पार्ट 1 में हमने सीखा था कि जो पीडब्ल्यूएम है यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है वो क्या चीज़ है। इसके अलावा पीडब्ल्यूएम में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके ड्यूटी साइकिल क्या हैं और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको जो है ना ये मीटर से चेक करके बताऊंगा कि ये जो पीडब्ल्यूएम या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है ये क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके ड्यूटी साइकिल को आप किस तरह से देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको चेक करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है वो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है, जिस तरह ये एक मिसाल के लिए मैंने पावर सप्लाई रखी है, तो इस पावर सप्लाई में जो है ये वर्किंग किस तरह से होती है, इसमें आईसी किस तरह वर्क करता है, एफईटी कैसे वर्क करती है, चॉपर का क्या काम है और आगे आउटपुट कैसे बनती है, रेगुलेट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर आगे हम देखेंगे। जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो इंशाल्लाह एसएमपीएस सप्लाई को समझना आप लोगों के लिए जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने वर्क टेबल की तरफ। दोस्तों ये मेरे पास एक सिग्नल जनरेटर पड़ा हुआ है। तो इस सिग्नल जनरेटर की मदद पीडब्ल्यूएम वेव जो है वो जनरेट करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो वेव जो है वो किस तरह से उसमें ड्यूटी साइकिल एडजस्ट होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे एडजस्ट की जाती है। ये सारा काम जो एसएमपीएस में है ना ये हमारा पीडब्ल्यूएम आईसी कर रहा होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं इस यहाँ से जो है ना ये वेव जनरेट करके आपको दिखाऊंगा। ये इसमें देखें मुख्तलिफ किस्म की वेव्स हैं। ये साइन वेव है, इसके बाद स्क्वायर वेव है, उसके बाद साटूथ वेव है, हाफ वेव है, फुल वेव है, स्टेप वेव है। तो जो हमारी होती है ना पीडब्ल्यूएम ये स्क्वायर वेव की शक्ल में है। तो इसको हम स्क्वायर वेव पे लेके आएंगे। ये देखें जी स्क्वायर वेव हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे। ये यहाँ से जो है ना अभी 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये 1000 हर्ट्ज़ की। तो इसको मैं लेके जाऊँगा 20 या 30,000 पे, ठीक है जी। ये 20,000 होगी और ये 30,000, ठीक है जी। ये यहाँ से इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। ये ओके हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं ड्यूटी साइकिल। मैंने उस दिन भी आपको बड़ी डिटेल में समझाया था कि ड्यूटी साइकिल जो है वो इस वेव का ये जो ऑन टाइम है ना इसको हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे 50% ड्यूटी साइकिल इसके सेट हुए हुए हैं। तो इसको हम 50% से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसको भी चेंज कर देते हैं, 70% इसको मैं कर देता हूँ। तो इसमें जो इसका एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम 3 वोल्ट तक जा सकता है। तो दोस्तों ये मैंने इसकी सारी एडजस्टमेंट कर दी है। अभी हम इसको देखते हैं। ये इसका जो है ना सिग्नल जनरेटर वाली पोर्ट में मैंने वायर लगा दी है और अब हम इसको डीएसओ पे चेक करेंगे। ये देखें जी, ये ऑसिलोस्कोप जो है इसकी पॉजिटिव प्रोब को मैंने यहाँ पॉजिटिव के साथ लगा दिया है और ये ग्राउंड को मैंने नेगेटिव के साथ लगा दिया है। इसे हम करेंगे ऑटो और देखें जी, ये मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद करीब करके दिखाता हूँ। ये चेक करें, देखें कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी आ रही है। 30 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है जी। और उसके बाद हमारे जो ड्यूटी साइकिल हैं 69.84। ज़ाहिर सी बात है इस जनरेटर की एक्यूरेसी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, जिसकी वजह से ये आपको नज़र आ रहा होगा ये ऊपर से जो इसका एक कोना है ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है। अब हम यहाँ से ना एडजस्ट करके देखेंगे कि जो ड्यूटी साइकिल है उसके एडजस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उस दिन आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो ऑन टाइम है ना इसका, ये वाला, ये ऑन टाइम इसका ड्यूटी साइकिल होता है, ठीक है, और ये जो ऑफ टाइम है ये इसका डेड टाइम है। अब इस पीडब्ल्यूएम में ना हम इस ड्यूटी साइकिल को कम करके देखेंगे कि क्या ये जो इसकी विड्थ बन रही है ये कम होती है या नहीं होती। देखें, ये मैं यहाँ से इसको एडजस्ट करता हूँ। फ्रीक्वेंसी फ़िलहाल हम इतनी ही रहने देते हैं और इसका जो ड्यूटी साइकिल है इसे हम अभी करेंगे, ये आप देखते रहें यहाँ से, बल्कि मैं थोड़ा सा ना इसको
जूम आउट करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र भी आ सके दोनों चीज़ें। तो देखें जी, ये मैंने इसको यहाँ से कर दिया है 60 बल्कि 50। देखें जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये देखें ये अभी आपको दोनों चीज़ें एक फ्रेम में नज़र आ रही हैं। ये देखें मैंने 50% ड्यूटी साइकिल किया है और वो जो विड्थ है वो कम हो गई है। अभी हम इसका ड्यूटी साइकिल मज़ीद कम करते हैं। ये देखें मैंने इसको 40 किया है, मज़ीद कम हो गई है। 30 किया है, मज़ीद कम है। ये देखें जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ ना, ये जो इसका ऑन टाइम है यानी ये जो वेव ऊपर जा रही है ये कम हो गई है बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारा ड्यूटी साइकिल है वो बिल्कुल 10% पे आ गया है। इसको अगर हम बढ़ाएंगे, ये देखें ये जैसे जैसे ज़्यादा कर रहे हैं, ये इसका ऑन टाइम आपको ऑसिलोस्कोप पे नज़र आ रहा है, ये बढ़ रहा है। ये कहाँ पे चला गया? अभी ड्यूटी साइकिल इसका 90% पे है और देखें इसका ऑन टाइम कितना ज़्यादा हो गया, ऑफ टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। किसी भी पीडब्ल्यूएम वेव में जो ड्यूटी साइकिल है वो उसका ऑन टाइम है, जितने परसेंट उसका ड्यूटी साइकिल ज़्यादा होगा उतना समझ लें कि वो ऑन ज़्यादा रहेगा। फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही है, ये देखें नीचे 30 किलो हर्ट्ज़ की ही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उसका ऑन टाइम बढ़ गया है और जो उसका ऑफ टाइम है वो कम हो गया है। जैसे जैसे मैं इसको कम करता हूँ तो ये इसका जो ऑन टाइम है वो कम होता जाता है और ऑफ टाइम जो है ये इसका बढ़ता जाता है। ये देखें अभी बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए हैं और ये देखें जैसे जैसे इसको मैंने ड्यूटी साइकिल की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया है, इसका जो पीडब्ल्यूएम का जो ऑन टाइम है फ्रीक्वेंसी सेम रही है, लेकिन जो इसका ऑन टाइम है वो बढ़ गया है। ये बेसिकली ड्यूटी साइकिल है दोस्तों। ये तो प्रैक्टिकल मैंने आपको चेक करवाया है, इसकी जो पीडब्ल्यूएम और फ्रीक्वेंसी है उसका जो रिलेशन है वो मैंने आपको दिखाया है और ये बताया कि किस तरह से जो ड्यूटी साइकिल हैं वो बढ़ाने से हमारी जो वेव है या हमारा जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है उसका ऑन टाइम कितना बढ़ जाता है और उसका ऑफ टाइम कम हो जाता है। इसी तरह जब हम ड्यूटी साइकिल कम करते हैं तो उसका जो ऑन टाइम है वो कम हो जाता है और उसका जो ऑफ टाइम या डेड टाइम है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब उसके बाद हम चलते हैं आगे और ये देखते हैं कि जो एस एम पी एस पावर सप्लाई है कोई भी, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले जो है ना, किसी भी एस एम पी एस पावर सप्लाई में अगर वो 220 से आगे डीसी वोल्टेज बना रही है तो उसमें हमारे पास जो पार्ट्स होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला उसका जो हिस्सा होगा ये एसी प्रोटेक्शन के लिए एक सर्किट बना होगा। किसी भी पावर सप्लाई में जहाँ से लाइव और न्यूट्रल इन हो रही है वहाँ पे एसी प्रोटेक्शन के लिए कुछ हिस्सा बना होता है। इसमें वीडीआर लगे होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर फ्यूज़ आपका लगा होता है और इसके अंदर फ़िल्टर कॉइल लगी होती है या कैपेसिटर लगा होता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो होती हैं ये एसी प्रोटेक्शन के लिए हैं, ताकि अगर वापडा के जो वोल्टेज हैं वो आपके ज़्यादा आएँ तो एसएमपीएस का जो आगे प्राइमरी या सेकेंडरी हिस्सा है उसको जलाने से पहले इसका जो यहाँ पे लगे हुए वीडीआर वगैरह हैं वो शॉर्ट हो जाएं, इसका फ्यूज़ उड़ जाए और आगे जो पावर सप्लाई है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाए। दोस्तों जब हम इस प्रोटेक्शन मोड से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमें रेक्टिफिकेशन मिलती है। यहाँ पे हमारा बना होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर जो है इसका क्या काम है, इसने जो हमारी एसी सप्लाई आ रही है इसको डीसी में कन्वर्ट करना। ये जैसे कि इस सप्लाई के अंदर देखें, मैंने आपको जो पहला सेक्शन बताया ना एसी प्रोटेक्शन का, यहाँ से वापडा इसकी इन हो रही है, ये इसका एक फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ की जगह पे इन्होंने यहाँ पे एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है। उसके बाद ये इसकी वीडीआर लगी हुई है। ये जब वोल्टेज मुकर्ररा लिमिट से ज़्यादा होंगे तो इसने क्या करना है, शॉर्ट हो जाना है और जो पीछे फ्यूज़ होगा वो उड़ जाएगा। उसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। अब यहाँ तक जो है ना, ये वाला जो सेक्शन हमने समझा है, ये सारे का सारा जिधर भी 220 से एसएमपीएस वर्क कर रही होगी उसमें ये चीज़ें लाजमी होंगी। यानी एसी टू डीसी जब काम करेंगे तो उसमें एसी प्रोटेक्शन, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर लाजमी होगा। उसके बाद जिस तरह हमारे इन्वर्टर हैं या यूपीएस हैं या इस तरह की चीज़ें, इनके अंदर जो एसएमपीएस बनी होती है यानी डीसी टू डीसी, वो जो है ना वो यहाँ से आगे स्टार्ट होती हैं। उसमें डायरेक्ट डीसी वोल्टेज होते हैं। यहाँ पे एसी से डीसी हो गए हैं वोल्टेज, ये हमारे पास जो है ना डीसी प्लस आ गया और ये हमारे पास डीसी माइनस आ गया। और वो जो पावर सप्लाई है ना उनके अंदर ये जो प्लस और माइनस है ये डायरेक्ट दिया गया होता है। ठीक है, बैटरी से या किसी भी सोर्स से, जिस तरह सोलर से आ रहे हैं या वापडा से एसी अगर आ रहे हैं तो उनको डीसी करके, या अगर सोलर से या बैटरी किसी भी सोर्स से हैं तो वो डीसी वोल्टेज डायरेक्ट दिए जाते हैं।
अब यहाँ से आगे जो है ना ये एसएमपीएस का असल फंक्शन स्टार्ट होता है। तो अब जो एसएमपीएस सप्लाई इन्वर्टर यूपीएस या किसी भी और इक्विपमेंट के अंदर जो डीसी टू डीसी बनी होती हैं वो हम यहाँ से ड्रा करेंगे। ये देखें, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये आ गए, ये यहाँ से इन हो गए सप्लाई में। अब इससे आगे जो सर्किट बना होता है ना, ये यहाँ पे बना होता है जनाब एक एफईटी और प्लस पीडब्ल्यूएम। कुछ सप्लाईज जो हैं उनके अंदर, जिस तरह ये सप्लाई है, इसमें एफईटी और इसका जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है ये सारा एक ही आईसी के अंदर होता है। और कुछ सप्लाईज जो हैं उन्हें यहाँ से पीडब्ल्यूएम बायस से दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह किसी भी एलसीडी की पावर सप्लाई है, जैसे ये देखें, अब यहाँ पे इसकी जो एफ है ना वो इस जगह पे लगी होती है, और इसका जो सिग्नल है पीडब्ल्यूएम वो यहाँ से दिया जाता है। इधर एक आईसी इसका लगा होता है, यानी एफ अलग है और आईसी अलग है। लेकिन इस पावर सप्लाई के अंदर क्या है, एक ही आईसी है, उसी के अंदर पीडब्ल्यूएम है, उसी के अंदर जो है वो एफ इसकी बिल्ट इन है। तो अब ये जो पॉजिटिव सप्लाई है ना, ये पॉजिटिव सप्लाई सीधी हमारी जाती है चॉपर को। यहाँ पे चॉपर बनी होती है और चॉपर से आउट होके ये जाती है एफ को। उसके बाद ये जो नेगेटिव सप्लाई है ये हमारी चली जाती है एफ को, पीडब्ल्यूएम आईसी को, और जो इसका प्राइमरी सेक्शन का ग्राउंड है ये इसका ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे ये जो चॉपर है ना, इसका ये जो पहले मैंने सेक्शन ड्रॉ किया ये प्राइमरी सेक्शन है, इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, और इस साइड पे इसकी आउटपुट है। अब वो सिंगल कॉयल है, डबल कॉयल है या ट्रिपल कॉयल है, जितनी सप्लाईज आपके आगे आउट होंगी ना उस हिसाब से यहाँ पे इसकी कॉइल्स बनी होती हैं। अब इस चॉपर को इस एफ ने ड्राइव करना है। इस एफ ने किस तरह से ड्राइव करना है, ऑन ऑफ होके, और इसको ऑन ऑफ किसने करवाना है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल ने। यहाँ से इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, यानी इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, यहाँ से जितना भी हमें ज़्यादा करंट चाहिए होगा या हमें ज़्यादा वोल्टेज आगे आउटपुट पे चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें हमारा जो पीडब्ल्यूएम है ना ये एडजस्ट करेगा। इसने पीडब्ल्यूएम जो, जिस तरह मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में इसकी एडजस्टमेंट दिखाई है कि ड्यूटी साइकिल बढ़ गए हैं, ऑन टाइम बढ़ गया है, तो वो क्या करेगा कि आगे इसके आउटपुट के वोल्टेज को ज़्यादा कर देगा। इसी तरह अगर इसका ड्यूटी साइकिल कम हो गया तो वो उसके आउटपुट के वोल्टेज को कम कर देगा। ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, इसके लिए प्रॉपर हर चीज़ के लिए अलग अलग जो है ना वो सेंसिंग बनाई गई है, अलग अलग जगह से वो सेंस करेगा, और उस हिसाब से हमारा जो आईसी है वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल हमारी एफ को देगा। जिस तरह एफ को सिग्नल मिलता जाएगा उसी हिसाब से एफ ड्राइव होगी और आगे चॉपर के अंदर जो है ये करंट पैदा हो। तो अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई है। अब क्या है जी, ये एक वाइंडिंग हमारी रह गई है, ये इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है जी, इसका क्या काम है ये आगे चल के समझेंगे, अभी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। ऑक्सिलरी वाइंडिंग ने बेसिकली ये करना होता है कि ये जो पीडब्ल्यूएम है ना, पीडब्ल्यूएम आईसी जो लगा हुआ है, इस आईसी को इनिशियल सप्लाई तो हमारी यहाँ से डीसी से मिल जाती है, ये जो मेन फिल्टर है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज होते हैं बहुत ज़्यादा, और इस करंट भी ज़्यादा होता है, वोल्टेज भी ज़्यादा होते हैं। तो इस पीडब्ल्यूएम को जो है ना वो कम वोल्टेज चाहिए होते हैं और थोड़ा करंट चाहिए होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से रजिस्टेंसेज लगा के ना इसको यहाँ से इनिशियल सप्लाई दी जाती है, लेकिन जब ये थोड़ा सा लोड लेता है तो इन रेजिस्टेंसेज में करंट लॉस बढ़ जाता है और वोल्टेज बिल्कुल कम हो जाते हैं, और आईसी जो है ये अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चला जाता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग बनाई जाती है। इस वाइंडिंग ने क्या करना है कि यहाँ से जो आपके जैसे ही यहाँ पे पहली पल्स पैदा होगी ना, इधर भी वोल्टेज पैदा होंगे और इधर भी वोल्टेज पैदा होंगे, तो इसके आगे एक डायोड और एक कैपेसिटर लगा के पीडब्ल्यूएम की जो वीसीसी है उसको बहाल रखा जाता है। पीडब्ल्यूएम आईसी ने ज़ाहिर है खुद भी तो उसे वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए, तो स्टार्टअप के लिए उसे वोल्टेज यहाँ से डीसी सप्लाई से मिल जाएंगे। उसके बाद जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डायोड लगा होगा और उससे आगे एक फ़िल्टर लगा के तो इसको यहाँ से सप्लाई दी जाती है। इसकी जो ग्राउंड है वो इसी ग्राउंड के साथ मिला देते हैं ये। अच्छा, अब क्या है जी कि इसके बाद ये तो चीज़ थी कि एफ हमारी ऑन कैसे होती है, चॉपर के अंदर वोल्टेज कैसे पैदा होते हैं और चॉपर वर्क कैसे करती है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आगे बात आती है कि जो हमारी पूरी सप्लाई है इसने आगे आउटपुट के वोल्टेज कितने निकालने हैं, करंट जो है इस चॉपर में से ये कितना गुजरेगा और कितनी आउटपुट हमें मिलेगी, ये चीज़ें सारी जो है ना ये पीडब्ल्यूएम आईसी इसने डिसाइड करनी है। तो ये किस बेस पे डिसाइड करता है, पीडब्ल्यूएम जो है ना ये बेसिकली इसके अंदर जो लाजमी चीज़ें हैं, एक इसकी वीसीसी है, उसके बाद ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद
ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मुख्तलिफ आईसीज़ में मुख्तलिफ पिनें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 1 2 3 या इस तरह की ही हों। हो सकता है कि वीसीसी इधर हो, ग्राउंड इधर हो, या इस तरह से चेंज हो। उसके बाद ज़रूरी चीज़ है वोल्टेज फीडबैक, ठीक है जी। और फिर इसकी आ जाती है आउटपुट, उसके बाद है करंट सेंस, और उसके बाद है टाइमिंग कैपेसिटर और टाइमिंग रजिस्टर। अब इन पिनों का क्या क्या फंक्शन है देखें। जो वीसीसी है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, इस आईसी को सप्लाई देने के लिए। ये आईसी 10 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है, जितनी इसको वीसीसी चाहिए होती है उस हिसाब से डीसी से रेजिस्टेंसेस लगा के इस आईसी को दे दी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा सर्किट रनिंग में आ जाता है तो उस वक्त फिर ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है यहाँ से इसको वीसीसी मिलना शुरू हो जाती है। ये पॉइंट तो हो गया क्लियर। ग्राउंड जो है, ये डायरेक्ट, ये जो ग्राउंड आ रही है नेगेटिव है, ये यहाँ से जो मैंने ड्रा की है ये इससे कनेक्ट हो जाएगी, ये भी क्लियर है। उसके बाद ये आ जाता है वोल्टेज फीडबैक। ये वोल्टेज फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो है ना, ये किस से कनेक्टेड होता है, ये हमारी आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है एक कपलर के थ्रू। कपलर लगा के इसे आउटपुट के साथ कनेक्ट किया जाता है, ताकि जिस तरह से आउटपुट के ऊपर वोल्टेज का बिहेवियर हो उस हिसाब से ये आईसी आउटपुट के ऊपर जो पीडब्ल्यूएम है या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसको एडजस्ट करे, उसका ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा करे, और उस हिसाब से फिर हमारे जो आउटपुट है, हमारे वोल्टेज हैं, वो कम और ज़्यादा हों। एक मिसाल से समझते हैं। यहाँ पे ये जो पहली वाइंडिंग है ना, यहाँ पे हमारा डायोड और कैपेसिटर लगा के ना, यहाँ से जनाब आउटपुट निकाली गई है। ये ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रही है ना, ये 12 वोल्ट की है, ठीक है। और 12 वोल्ट से हमने इसको वोल्टेज फीडबैक दिया हुआ है। तो यहाँ से एक पूरा नेटवर्क बनता है, वो आगे चल के हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो उस नेटवर्क ने जो है ना, ये इधर एक कपलर लगा होगा, ठीक है। उस कपलर की जो 3 नंबर और 4 नंबर पिन है वो यहाँ पे कनेक्ट होगी, ठीक है। और इधर से 1 नंबर और 2 नंबर जो है ना, ये इस आउटपुट के साथ रेजिस्टेंसेस के थ्रू कनेक्ट होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज जब आगे लोड आता है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे लोड बढ़ेगा तो ये वोल्टेज जो है ये कम होंगे, ठीक है। ये 12 वोल्ट की बजाय यहाँ पे 11 वोल्ट आएंगे। तो इस कपलर को पता चलेगा यहाँ पे 11 वोल्ट आ रहे हैं, इसके अंदर जो लाइट जल रही है वो लाइट एडजस्ट होगी। उसी हिसाब से आगे जो 3 और 4 नंबर पिन है, इन ये जो आपस में कनेक्ट होती हैं, इसके इसके कनेक्शन में फ़र्क आएगा। तो क्या होगा कि वोल्टेज फीडबैक को पता चल जाएगा कि आगे वोल्टेज लो हो गए हैं। उसने क्या करना है, उसने आपके जो आईसी है उसको सिग्नल देना है, आईसी ने आगे आउटपुट को बढ़ा देना है, यानी इसका जो पीडब्ल्यूएम है या इसकी जो ड्यूटी साइकिल है पीडब्ल्यूएम के, उसको ये ज़्यादा कर देगा। अब ड्यूटी साइकिल ज़्यादा होंगे तो वोल्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही वोल्ट 12 से ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12.5 वोल्ट आए हैं, ठीक है, एडजस्ट वो 12 पे है, तो क्या होगा कि जो ऊपर वाले 0.5 वोल्ट हैं वो ये सेंस करेगा, फीडबैक को बताएगा। फीडबैक ने आईसी को कहना है कि भाई थोड़ा सा जो है ना ड्यूटी साइकिल कम कर दो, तो उसने बराबर कर देना है। ये सारा काम होता है मिली सेकेंड्स में, हमें इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, ये इतनी स्पीड से एडजस्टमेंट होती है सारी। तो अब उसके बाद ये फीडबैक की आपको समझ आ गई। आउटपुट तो आपको पता है कि आउटपुट है, ये सीधी जाती है हमारी एफईटी पे, ठीक है, एफईटी के गेट पे। इसके दरमियान में एक जो है ये गेट रजिस्टर लगा होता है और उससे आगे एफईटी है। अगला पॉइंट जो है ना, ये होता है करंट सेंस का। करंट सेंस क्या है? करंट सेंस बेसिकली ये है कि हमारी जो एफईटी है इसके और ग्राउंड के दरमियान, ये अगर यहाँ पे हमारी एफईटी एक लगी हुई है ना, ये एफईटी है, और इस एफईटी का ये एक हम कर लेते हैं गेट, और एक हो गया इसका सोर्स, और एक होगा ड्रेन। अब जो ड्रेन है, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये चॉपर के साथ, चॉपर की जो चॉपर से वोल्टेज होके आ रहे हैं, ये ड्रेन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जो इसका सोर्स है ना, ये सोर्स यहाँ से एक लो वैल्यू के रजिस्टर के थ्रू जो है ना, ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, सोर्स के और इस रेजिस्टेंस के दरमियान में, यहाँ से एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस तकरीबन 1K की रेजिस्टेंस होती है ये ज़्यादा सर्किट्स में, ये कनेक्ट की जाती है करंट सेंस के साथ, ठीक है जी। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना 0.15 से 0.68 या 0.47 या 1 ओम तक की रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है। ये रेजिस्टेंस जो है ना, इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी 1K की रेजिस्टेंस ज़्यादा सर्किट्स में लगी होती है, तो उसके थ्रू ये आईसी को बताता है कि जो एफईटी है उसके अंदर से इस टाइम इतना करंट जो है ये गुजर रहा है। तो उसके मुताबिक ये करंट सेंस जो है
इसको सेंस करके हमारा जो आईसी है ये अपनी आउटपुट को एडजस्ट करता है। यहाँ से भी एक तो हमारा वोल्टेज फीडबैक जो है वहाँ से भी हमारी आउटपुट एडजस्ट हो रही है और एक आउटपुट एडजस्ट हो रही है करंट सेंस से। तो ये किस लिए है? ये बेसिकली इसको आप प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि एफईटी जो है या हमारा जो सर्किट है उसके अंदर एक करंट की लिमिट है, ठीक है, वहाँ से उस लिमिट से करंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि वो लिमिट उसको यहाँ से बताई जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ से अब देखें वोल्टेज कम होंगे, अगर लोड आगे बढ़ता जाएगा, वोल्टेज 11 होंगे, 10 होंगे, 9 होंगे, तो उस हिसाब से फीडबैक तो इसको फुल स्पीड के साथ रन करेगा ना। लेकिन एफईटी के अंदर से कितना करंट गुजरना चाहिए, चॉपर के अंदर से कितना करंट गुजरना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेंस पिन पे होंगी। अब आगे लोड बढ़ जाता है लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है इस सर्किट की कि ये इतना करंट गुजार सके, तो करंट सेंस पिन ने क्या करना है कि इसको शट डाउन करवा देना है। तो उसके बाद आखिरी पिन जो है ना ये सीटीआरटी है, या यानी कि इसका जो टाइमिंग रेजिस्टेंस है और इसके जो टाइमिंग कैपेसिटर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिन्स हैं। ये बेसिकली डिसाइड करती हैं कि हमारा जो आईसी है उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी की जा सकती है। तो इन दो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस के थ्रू इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके हम इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा करके और इस रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके ये हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका जो था ये मेन प्राइमरी हिस्से का जो फंक्शन था। दोस्तों ये जो इसका प्राइमरी सर्किट है इसकी मैंने आपको सारी यहाँ पे डिटेल्स बताई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने एक सर्किट डायग्राम जो है ये डिज़ाइन की है, तो इसको हम देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं कैमरा जूम करके आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। देखें जी, जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले एसी इनपुट है, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर है। ये एसी प्रोटेक्टर और ब्रिज रेक्टिफायर ये दोनों चीज़ें देखें। इनपुट में मैंने सिर्फ फ्यूज़ यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका वीडीआर वगैरह नहीं लगाई, लेकिन प्रोटेक्शन सर्किट में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, इसके बाद ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, ये 4 डायोड लगे हुए हैं, ये वाले। इसने क्या करना है एसी टू डीसी, यहाँ तक का जो ये सेक्शन है ये हर सप्लाई में जो भी वापडा से या 220 से या एसी से डीसी करने वाली होगी उसके अंदर ये चीज़ें तो लाजमी बनी होंगी। अब अगर सप्लाई जो है वो इस टाइप की नहीं है बल्कि सिर्फ डीसी टू डीसी है तो उसमें ये वाला सेक्शन नहीं होगा, उससे आगे यहाँ से काम स्टार्ट होगा। अब ये इसका मेन फिल्टर लगा हुआ है जी, 450 वोल्ट 22 यूएफ का यहाँ मैंने लगाया है। अगर आपके इनपुट कम है तो यहाँ पे फिल्टर डेफिनेटली कम लगा हुआ होगा। यहाँ से क्या होता है, ये मेन फिल्टर है, ये देखें चॉपर पे जा रहा है, ये चॉपर है। चॉपर से इस पॉजिटिव सप्लाई यहाँ इन होके और यहाँ से आउट होके जा रही है एफईटी की ड्रेन पे। अब जो नेगेटिव है वो देखें, यहाँ से 0.33 ओम की रेजिस्टेंस मैंने लगाई है करंट सेंस वाली, उससे आगे ये 1K लगी हुई है और ये डायरेक्ट जा रही है करंट सेंस पिन पे। इसके बाद एक चीज़ और जो मैं आपको जो है पहले मैंने उसमें वाइट बोर्ड पे नहीं समझाई है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ। देखें ये एक सर्किट बना हुआ है, ये जो सर्किट है ना ये वाला, ये हमने उसमें ड्रॉ नहीं किया था। ये यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है जी। इसको स्नबर सर्किट का नाम दिया जाता है। इस सर्किट का क्या काम है देखें, जब यहाँ पे इस एफईटी के अंदर ये आईसी एफईटी के अंदर जो है ये पीडब्ल्यूएम पल्सेस पैदा करेगा तो क्या होना है कि ये इंडक्टर ऑन ऑफ होगा। अब इस इंडक्टर ने जैसे ही ऑन ऑफ होना है, ये आप मेरी इंडक्टर वाली वीडियो देखिएगा चैनल पे तो वो वहाँ से आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि इंडक्टर जब ऑन और ऑफ होता है तो उसके अंदर पोलैरिटी चेंज होती है। जैसे ही ये ऑफ होगा तो इसके अंदर जो पोलैरिटी चेंज होगी और उसके बाद इसके जो वोल्टेज होंगे वो थोड़े बूस्ट होंगे। तो उस चीज़ को ये जो एफईटी है ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, ठीक है। ये एफईटी के जलने का खतरा होता है। उसमें क्या है कि ये एक सेफ पाथ दिया जाता है, ये एक डायोड लगाया जाता है, उसके आगे 100K की रेजिस्टेंस है, ये थोड़ी बहुत वैल्यू इसमें ऊपर नीचे हो जाती है। उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया जाता है मेन पॉजिटिव के साथ और यहाँ पे एक एनएफ कैपेसिटर लगा दिया जाता है, ये 4.7 एनएफ यहाँ पे मैंने लगाया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हाई स्पाइक्स होती हैं ना उनको ये सर्किट एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपका ये सर्किट ख़राब होगा तो इसकी क्या निशानी है, ये अगर डायोड आपका डायरेक्ट हो गया या शॉर्ट हो गया तो क्या होगा कि ये एफईटी आपकी गर्म होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी। आपका मुकम्मल सर्किट ओके होगा, स्नबर सर्किट अगर आपका ख़राब है तो ये एफईटी आपकी बार बार ख़राब होगी। हो सकता है 2 मिनट चले, 5 मिनट चले, 10 सेकंड चले, तो अचानक से ये ख़राब हो जाएगी। बंदे को समझ नहीं आती कि यार ये एफईटी क्यों ख़राब हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, आउटपुट ठीक है, कोई चीज़ ख़राब नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये स्नबर सर्किट जो है
ये इसे बार बार ख़राब कर देता है। अब उसके बाद क्या है जी कि यहाँ पे ये वोल्टेज जो है ये एफईटी को मिल गए हैं। इसके बाद ये सोर्स है, यहाँ से नेगेटिव ये ग्राउंड जो है ये कनेक्ट हो गया एफईटी के साथ। ये जो है 20 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है इस एफईटी को ड्राइव करने के लिए, जो गेट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, ये सीधी जा रही है पीडब्ल्यूएमआईसी के साथ। पीडब्ल्यूएमआईसी में जो पॉइंट्स हैं ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वोल्टेज फीडबैक है, ग्राउंड है, आउट है, वीसीसी है और करंट सेंस है। इसमें सीटीआरटी मैंने मेंशन नहीं की है क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी ये छोटी इस तरह के सर्किट्स हैं, इस तरह के पावर सप्लाईज हैं, इनमें जो है ये एक छोटी सी आईसी लगी होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स ही आती है ज़्यादातर। तो अब ये देखें, ये जो वोल्टेज फीडबैक है ये हमारा कनेक्ट हो रहा है पीसी 817 के साथ, ठीक है, पीसी 817 कपलर के साथ। और इसकी जो 3 नंबर पिन है वो कहाँ पे लगी हुई है, वो सीधी जा रही है ग्राउंड के साथ। ये देखें, ये यहाँ से गई है और ये ग्राउंड के साथ जा रही है, ठीक है। अब इस सर्किट को थोड़ा सा मज़ीद तफसील के साथ समझते हैं। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब ये एक वाइंडिंग जो मैंने आपको पहले बताई थी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये देखें इसका ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड के साथ है। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, इसमें एक डायोड लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सीधा किधर जा रहा है, ये वीसीसी को। पहले जो वीसीसी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पॉजिटिव से। दो रेजिस्टेंस लगी हुई है 1 मेगा ओम की, 1 मेगा ओम ये है और 1 मेगा ओम ये है। ये दोनों रेजिस्टेंसेज जो है ये वीसीसी देती हैं आईसी को। जो फर्स्ट पल्स पैदा होती है उसके बाद वीसीसी को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ से इस चॉपर, यहाँ से इस वाइंडिंग से आउटपुट आ जाती है। तो उसके बाद जो है ना, ये हमारा हो गया सारा का सारा प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के बाद हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्शन, यानी इस एसएमपीएस में वोल्टेज को एडजस्ट कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ही वाइंडिंग डिज़ाइन की है, ये एक डायोड लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा के हम, यानी कि सिंगल आउटपुट लेके, मकसद समझना है, ठीक है। तो वैसे भी जो आपका कोई भी एसएमपीएस सर्किट होता है ना, वो किसी भी एक आउटपुट के साथ उसको एडजस्ट किया जाता है। बाकी जो दो वाइंडिंग्स होती हैं वो उसकी अलग अलग वर्क कर रही होती हैं। तो वो हमने इसकी एडजस्टमेंट जो है ना, ये इस आउटपुट के हिसाब से की है। इस कॉइल के अंदर जब वोल्टेज पैदा होंगे तो क्या होगा कि ये जो डायोड है ये कंडक्ट करेगा, और ये आगे इसके एक कपलर लगा हुआ है 25 वोल्ट 680 यूएफ का, यहाँ पे आउटपुट हमें मिल गई। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, ये जो चॉपर है ये बूस्ट हो रहा है और आगे आउटपुट हमें मिल गई है। अब सवाल पैदा होता है कि आउटपुट का इसको कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक कपलर लगा हुआ है और ये सर्किट डिज़ाइन किया गया है। इस सर्किट का क्या काम है, ये देखें, ये TL431 जो है, TL431 आईसी, वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे, ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हम इसको थोड़ा समझते हैं। TL431, दोस्तों TL431 जो है, इसमें एक नंबर की जो पिन होती है इसकी, ये रेफरेंस है। जो इसकी 2 नंबर पिन है ये इसका होता है एनोड, और जो इसकी 3 नंबर पिन है ये होता है कैथोड। अच्छा जी, TL431 जो है ना, ये आसानी से अगर इसे हम समझना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का एडजस्टेबल जीनर डायोड है, ठीक है। कैसे, इसके अंदर ये देखें, एक जो इसकी पिन नंबर 1 होती है ये इसका रेफरेंस है, और जो 2 और 3 है ये एनोड और कैथोड है। 2 नंबर पिन जो इसकी होगी, ये अगर हम इसके अंदर डायोड ड्रॉ करें तो इस तरह इसकी डायरेक्शन बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये जीनर है तो इस तरह हम इसको कर लेते हैं। ये देखें, ये इसका आ गया एनोड और ये इसका आ गया कैथोड, और यहाँ से जो है ना ये इसका आ जाएगा रेफरेंस, ठीक है जी। ये एक नंबर पिन होगी, ये इसकी 2 नंबर पिन होगी, और ये इसकी जो है ये 3 नंबर पिन होगी। यहाँ से हम ये जो है ना एनोड, इसको क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये देखें, ये एनोड जो है इसे हमने ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है, और यहाँ पे एक लगा होता है कपलर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 और 4। ये जो है ये आगे आउटपुट पे इसका जो 3 नंबर पॉइंट है ये जो है ये भी ग्राउंड के साथ होता है, जो प्राइमरी साइड की ग्राउंड है। और इस साइड पे जो है ये सेकेंडरी साइड की ग्राउंड है, ये वाली जो ग्राउंड है। अच्छा, अब क्या है कि इसका जो 1 नंबर पिन है इसकी कपलर की, ठीक है, इसे हम जोड़ देते हैं
ये पावर सप्लाई के साथ, ठीक है। डायरेक्ट जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं उनके आगे एक रेजिस्टेंस लगा के तो इस पिन के साथ हम जोड़ देते हैं। अब ये जो 2 नंबर पिन है ना, यहाँ से इसको हम कंट्रोल करवाते हैं। ये जो TL431 लगा हुआ है, इस TL431 ने 2 नंबर से जो इनपुट लेनी है ना, ये आउटपुट आगे 3 नंबर पे नहीं देगा जब तक कि रेफरेंस पे हमारे पास 2.5 वोल्ट ना बन जाए। जैसे ही रेफरेंस पे 2.5 वोल्ट बनेंगे तो क्या होगा कि ये जो कैथोड है यहाँ से ये करंट छोड़ेगा और ये जो है इसे हम फिर डायरेक्ट कर देते हैं कपलर के साथ। अब ये जो 1 नंबर पिन पे 2.5 वोल्ट बनने हैं ना, ये वोल्टेज हम बनाते हैं रेजिस्टेंसेस के नेटवर्क के थ्रू। देखें, ये मैंने 2 रेजिस्टेंसेस लगाई हैं इसमें, ये 12K की रेजिस्टेंस है और ये 4.7K की रेजिस्टेंस है। ये 12K जो है ये नेगेटिव साइड पे लगी है, 4.7 जो है ये पॉजिटिव साइड पे है। इन दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान वाले पॉइंट पे ना ये एडजस्टमेंट हुई है वोल्टेज की 2.5 वोल्ट। जितने वोल्ट हमें यहाँ पे चाहिए इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं। इन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ये ऊपर नीचे करके हम यहाँ पे आउटपुट जो है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 2.5 वोल्ट बनाने हैं। इसको थोड़ा कम या ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली ये 2.5 वोल्ट जो है ये या जल्दी बन जाएंगे या लेट बनेंगे। इसी तरह से ये 12K है, इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो ये आउटपुट है ना ये यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। अब 12K और 4.7 के साथ अगर हमारी 12 वोल्ट की आउटपुट एडजस्ट है तो इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके हम आगे जीनर को थोड़ा सा लेट अगर बताएंगे कि 2.5 वोल्ट बन गए हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा जल्दी बता देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ये कम रहेंगे। ये इसका जो है ये वर्किंग प्रिंसिपल है। इस पे इंशाल्लाह TL431 पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा तो उससे आपको जो है वो समझने में आसानी होगी। फिलहाल अगर हम उसकी ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें टाइम भी वेस्ट होगा। उम्मीद है कि इन चीज़ों से जो है ना ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये इसका जो फीडबैक का जो फर्स्ट सेक्शन है ना, ये इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, फिर आपको जो है समझने में आसानी होगी। ये देखें, ये आउटपुट साइड है इसकी, यानी सेकेंडरी साइड, और ये जो है ये इनपुट या प्राइमरी साइड है वोल्टेज फीडबैक वाले सर्किट में। तो प्यारे दोस्तों, ये एसएमपीएस पावर सप्लाई जो है ना, इसकी कुछ मेन आउटलाइन थी। इसको हम बहुत गहराई में तो नहीं अभी तक पढ़ सकें, लेकिन ये है कि आपको इन चीज़ों से इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि अगर आपकी एसएमपीएस पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट आ गया है तो आप उसको ट्रेस कर सकेंगे। आपको कम से कम उसके सर्किट डायग्राम का अंदाज़ा हो गया कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। अब इस ये जो पावर सप्लाई है ना, अगर ये आपके सामने आ जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इसमें ये जो कपलर लगा हुआ है ये इस साइड से ये आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से जो है ये देखें ये जा रहा है आईसी के ऊपर, तो ये फीडबैक को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह ये जो हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये किस काम के लिए लगा हुआ है जी, ये देखें हाई वैल्यू की रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है और आगे इस पे जा रही है और ये आगे आईसी को, यानी कि ये इसकी वीसीसी पे लगा हुआ है। इसी तरह जो आउटपुट में चीज़ें लगी हुई हैं ये आपको समझने में या इनके ऊपर आप वर्किंग करने में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे स्नबर सर्किट का मैंने आपको बताया है, बाकी जो इसका फीडबैक है, करंट सेंस है, ये चीज़ें जब आप समझ के इनको करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए काम मज़ीद आसान होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगले लेक्चर जो हमारे होंगे उसके अंदर हम जो मज़ीद चीज़ें हैं ना जिसमें ओप एम्प आईसीज़ हैं वो कैसे काम करते हैं, फिर पीडब्ल्यूएम आईसीज़ को हम अंदरूनी तौर पे समझेंगे कि पीडब्ल्यूएम आईसीज़, ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल सा करके बताया ना। अब इसके बाद फिर इसकी फंक्शनिंग होती है, इसका फीडबैक कंट्रोल करवाया जाता है। जैसे हमारे जो इन्वर्टर है उनके अंदर UC3845 है, 3843 है और इसके अलावा ज़्यादातर जो है ना ये SG3525 आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन आईसी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इनमें अब आपने ज़्यादातर देखा होगा कि UC3845 जो है इसकी फीडबैक को ग्राउंड किया जाता है और इसकी जो आउटपुट है वो कंट्रोल की जाती है कंपनसेशन पिन से। वो क्यों कंट्रोल की जाती है, उसका क्या काम है, ये जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। ये बेसिक जो ये पहले 2 लेक्चर थे एसएमपीएस के बारे में, ये आपको ओवरव्यू या इसकी एक आउटलाइन समझानी थी। उसके बाद आगे जाकर फिर इंशाल्लाह हम जैसे जैसे देखेंगे तो मज़ीद हमें समझने में आसानी होगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और आपने इसके बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आपने लाजमी पूछना है। मैं कोशिश करूँगा कि एक 2-3 वीडियोज़ के बाद क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन जो है वो लाजमी रखूँ, ताकि जो भी आप दोस्तों के सवाल हैं जो मैं कमेंट में जवाब नहीं दे पा रहा या व्हाट्सएप पे अगर आप कोई सवाल जवाब पूछ रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादातर जो सवालात हैं उन्हें इंक्लूड करूँ, ताकि वो आप दोस्तों के लिए जिनका सवाल है उन्हें भी समझने में आसानी हो और बाकी दोस्त जो है ना वो भी उस चीज़ को देखेंगे तो डेफ़िनेटली ज़ाहिर है
इल्म ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।